हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट पेपर 2 जो है एसएसटी का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन होंगे हमारे, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और बस ये है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। जो आपको डाटा आता होगा अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको आप लोग अपने नोटपैड पे डाउनलोड कर लेंगे या फिर लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, तो आज का देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कुषाणों ने निम्नलिखित में से शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। मतलब कुषाण जो है उन्होंने किन किन केंद्रों से अपना शासन को चलाया था। तो चार ऑप्शन है: पेशावर और मालवा, पेशावर और मथुरा, पेशावर और वाराणसी, पेशावर और उज्जैन। तो जो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन आपका बी सही है, यानी कि पेशावर और मथुरा। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो कुषाण वंश हैं इनकी जो पहली राजधानी थी वो पेशावर थी, और जो द्वितीय राजधानी थी वो मथुरा थी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो कुषाण वंश के लोग थे, ये चीन की एक जाति होती थी यू जी, उसकी ये शाखा थी। मतलब कि जो कुषाण वंश हैं इनकी शाखा थी किसकी? तो चीन से एक शासन था, उसका एक शाखा थी। तो कुषाण वंश की स्थापना अगर देखेंगे किसने किया था, तो कुजल कडफिसेस ने किया था। और ये भी ध्यान रखना होगा कि कुषाण वंश के एक शासक हैं जिनका नाम है बिम कटफिसेस, जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी क्या किए थे, जारी किए थे। और इस वंश के मतलब कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो कनिष्क थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया था, तो शक संवत को चलाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और क्या सही है वो आपको बताना है इसमें। तो चलिए 3 कथन हमारे हैं। पहला कथन है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी ऑप्शन है कि इस काल को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। सी है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई हैं। तो अगर इनको अगर देखा जाएगा, आपने अगर एनसीईआरटी को पढ़ा है तो ये एनसीईआरटी की ही पूरी पूरी लाइनें हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका तीनों सही हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी सी ये सभी हो जाएंगे। क्योंकि देखिएगा जो पूरा पाषाण काल है ये 20 लाख से लगभग 12,000 साल के बीच में ये ड्यूरेशन मानी जाती है। इसको हमने 3 भागों में बांट लिया है। ठीक है, एक आरंभिक, एक मध्य मध्य मतलब वही मध्य पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल मतलब वही नव पाषाण काल को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, और मानव इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं ना वो लगभग 99% इसी काल में घटी हैं, ना पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्धारित था जिसे जात कहा जाता था। तो इसमें क्या सही है? क्या ए सही है परंतु बी गलत है, बी सही है परंतु ए गलत है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो अगर आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको जाहिर से पता चल गया होगा कि जो इसमें ऑप्शन आपका जो ए सही है, यानी कि कह सकते हैं कि यानी ए वाली बात तो सही है लेकिन परंतु बी गलत है। देखिए जो मनसब है, मनसब का मतलब होता था पद या श्रेणी होता था, जिसे अकबर ने 1575 में अकबर ने इस व्यवस्था को चलाया था। ठीक है, इसके जरिए क्या होता था कि पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे। ठीक है, आप जितने मनसबदार होंगे, जैसे 5,000 के, 10,000 के, उस हिसाब से आपका वेतन मिलेगा, और आपको घोड़ा यानी कि सैन्य व्यवस्था रखने की इजाज़त भी मिलेगी। जो नीचे बात बोली है इसने कि जो मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या जात भी किया जाता था, जात नहीं था वो, क्या था? सवार था। ठीक है, अगर यहाँ पे सवार लिखा होता तो ये बी वाली बात भी सही हो जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषा में पाए गए हैं? कांधार, मास्की, टोपरा और कालसी। तो सही आंसर आपका है वो है कांधार। ठीक है, क्या सही आंसर आपका? कांधार। जो कांधार में जो आपका शिलालेख पाया गया है उसकी जो भाषा रही है वो कैसी रही है? तो ग्रीक और अरामाइक यानी कि दोनों भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे आप कि अशोक के कुछ और भी शिलालेख हैं, जैसे कि मास्की,
गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम, ठीक है। इसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ये सवाल पूछा गया है कि अशोक का नाम अशोक किन किन अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर तथा उदयगोलम। लेकिन सवाल और भी पूछा जाता है आपसे इसमें एग्जाम में कि 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसे प्राप्त हुई थी, तो बताना जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स जो कौन थे, प्रिंसेप थे, प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले यह सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अशोक को शिलालेखों को सबसे पहले खोजा किसने था, ठीक है। किसने सबसे पहले खोजा था, फाइंड किसने किया था, तो 1750 में खोजा गया था किसे, तो उनका नाम था पादेंटी फेल्थर, ठीक है। पादेंत्री फेल्थर, ठीक है, फेल्थर, फेल्थर। आप फेल्थर ध्यान रखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है कि गोंड राज्य गढ़कटंगा में 7,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। मतलब ये जो कहानी है आपकी गोंड राज्य की, जो गढ़कतंगा एक समृद्ध राज्य था, जो कि जनजातियों का क्या एक गांव था, जिसमें से लगभग 70,000 गांव थे। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, किस पुस्तक में किया गया है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन ए है कि उయ్या कोंडन उद्यार के अभिलेख में, अकबरनामा में, बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमात्रे विलियम मेथवर्ल्ड के वर्णन में। तो देखिए सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी सही है, ठीक है। अकबरनामा, जो आपका अकबरनामा है, जैसे अबुल फजल ने लिखा था, तो अकबरनामा देखेंगे ये 3 पार्टों में है। तो अकबरनामा में ही एक गोंड राज्य है जो कि उसका नाम है गढ़ कटंगा। तो उसमें 70,000 गांव का उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ की जो जनजातियां हुआ करती थी गोंड, वो क्या करती थी कि हाथियों को बेचकर दूसरे राज्यों में अच्छा खासा धन अर्जन करती थी। तो इस वाले हिस्से पर आप देखेंगे तो उस पर कब्जा जमाना चाहते थे जो मुगल शासक थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं और इन कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जो कि कथन कारण का सवाल मिलेगा आपको। देखिए कथन है कि स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ यानी लकड़ी प्रतिमा बनाई जाती थी, ठीक है। और फिर कारण दे रहा है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो आपको बताना है ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और दोनों गलत हैं। तो हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका वो ए सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। और आर जो है वो सही क्या करता है, व्याख्या भी करता है ए का। तो हाँ ये सही माना जाता है कि ठीक है, स्थानीय जनजाति लोग जो पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ में क्या है कि वहाँ के लकड़ी की मतलब प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया था और उससे अपना व्यवसाय भी चलाते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। पहला कथन है बिरसा के अनुयायी ने लाल झंडे को बिरसा का राज्य प्रतीक बनाया। बी है बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का भी इस्तेमाल किया। सी है बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदुओं जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो देखिए पहली बात यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जो ऑप्शन जो आपका ए कथन है कि बिरसा मुंडा जो है उनके अनुयायी लाल झंडे को बिरसा का प्रतीक था, नहीं लाल नहीं था, क्या था, सफ़ेद था, ठीक है, सफ़ेद था। यानी कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन ए कहाँ कहाँ पे है, तो ये डी वाले में है और सी वाले में ये कर देंगे हम लोग। फिर कह रहा है कि विरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। हाँ तो ये बात सही है, यानी बी वाली बात तो सही है, ठीक है। फिर आज नीचे कह रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, नहीं आदिवासी समाज को सुधारना था, उसे सुधारने के विरुद्ध नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो आपका है बी और सी, ये वाला ये क्या हो जाएगा आपका, जो ये सी कह रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, विरुद्ध नहीं था, उसके समर्थन में था। तो इसलिए क्या है सी वाला भी क्या ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है। तो सी आपका बी में ये कट गया, सही क्या हो गया, ए वाला ऑप्शन यानी कि बी और डी ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपके कथन और कारण वाला सवाल भी है इसमें, ठीक है। तो पहला कथन बोल रहा है कि लाखों ग्रामीण महिलाओं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थीं वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गईं। बी है
कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े से पट गए 1880 के दशक तक स्थित या हो गई थी, कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें उससे एक तिहाई ब्रिटेन में बना होता था। तो इसके लिए जो जो सही आंसर होगा ना, वो आपका ये होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कि ए और बी क्या है, दोनों कथन क्या है, सही है, और जो बी है वो एक ही क्या है, सही कारण भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। बी है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु टैगोर ने इसका समर्थन किया। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया परंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, कि गांधी जी तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भाषा मतलब कि जो भारत में जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। उन्होंने कहा कि जो भारत में शिक्षा देना चाहिए वो भारतीय भाषा में दिया जाना चाहिए, कि अंग्रेजी भाषा ये अपाहिज बना देगी लोगों को। तो यानी कि महात्मा गांधी तो इसका समर्थन उन्होंने किया ही नहीं। तो डी ऑप्शन तो इनका गलत हो जाएगा। अगर देखा जाएगा तो महात्मा गांधी का समर्थन नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों ने क्या किया है, कि समर्थन किया है। ठीक है, दोनों लोगों ने समर्थन किया, तो नहीं, दोनों लोगों ने समर्थन दोनों लोगों ने नहीं किया है। फिर अब बना कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया है। ठीक है, और फिर महात्मा गांधी और निश्चय का, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है। चार ऑप्शन है, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ये बोला था, कथन कहा था कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है, यानी कि सती प्रथा, जो कि सती प्रथा है, उसका कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए इस समय भी इसको आगे कंटिन्यू न रखा जाए, क्योंकि ये समाज की एक बुराई है। ठीक है, कुप्रथा है। तो ये राजा राम मोहन राय का कथन है। चलिए क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। जाति उन्मूलन में प्रमुख ध्यान दिया था। तो चार ऑप्शन आपके, सनातन धर्म, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, या फिर सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। तो इसमें आपका जो सही आंसर आपका मिलेगा वो आपका डी मिल जाएगा। ठीक है, सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज के बारे में आपको ध्यान रखना कि ये किससे संबंध रखता था। तो ये संबंध रखता था आपका, तो जाति उन्मूलन पे इन्होंने मुख्य ध्यान दिया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना अगर बात करें तो किसने किया था, तो ज्योतिबा राव फुले ने किया था। किसने किया था, जब ज्योतिबा राव फुले ने किया था। कब, तो 1873 में किया था। कब किया था, 1873 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। तो कथन ए है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। बी है, उसने अंग्रेजों को सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में क्या सही हो सकता है ये आप देखें। तो ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, तो हालांकि अगर देखेंगे ऑप्शन जो सही है आपका आपका ये दोनों हालांकि सही है, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान पता है कि ये मैसूर में क्या करते थे, शासन करते थे, मैसूर। तो हालांकि शेर ए मैसूर भी इन्हें कहा जाता है। तो आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर, तो यानी आंग्ल मैसूर के बीच में चार युद्ध होते हैं। ठीक है, चार युद्ध होते हैं। तो चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका है 13 कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ए यहूम, बदरुद्दीन तैयब जी, रोमेश चंद्र दत्त, या दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर आपका है डी है, यानी कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की क्या है, एक पुस्तक है। जो कि अगर बात करते हैं तो कि देखो दादा भाई नौरोजी एक पेशे से अगर देखा जाए तो वो एक राजनेता थे, व्यापारी थे, विद्वान लेखक भी थे। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो कुछ समय के लिए ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो हैं ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में किस पार्टी के, किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से ये कुछ समय तक सदस्य भी ये रहे हैं। बाकी इनको
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो चार ऑप्शन है: भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, मित्र। बी है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। सी है भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। डी है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसमें आपके क्या है, आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, अगर ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन देखा जाए तो इसमें डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई उस समय तो पाकिस्तान भारत में ही था। ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए पे देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, क्योंकि जब गुट निरपेक्ष की क्या हुई थी, स्थापना हुआ था, यानी कि वही सितंबर 1961 में। ठीक है, 1961 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुआ था। तो उस समय क्या था कि भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और मित्र, मतलब ये हो गया कि जो मिस्र की बात करते हैं, ये सारे देश क्या थे, इसमें शामिल थे। यानी कि उस समय अगर देखा जाए तो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो यूगोस्लाविया की राजधानी जो है ना बेलग्रेड में हुआ था। ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मित्र नहीं, ये मिस्र होना चाहिए था। ठीक है, ये मिस्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें लिखा है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं: बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो आपका ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो हालांकि देखिएगा, जो नेपच्यून की बात करते हैं, नेपच्यून पे तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेपच्यून पे नहीं पाया जाता है, तो नेपच्यून ऑप्शन काट दीजिए आप। तो इसमें एक होगा डी, कट गए आपके, यानी कि यहाँ यहाँ डी है, कट गया, यानी ऑप्शन जो ए है ये आपका सही है। देखिए, जो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से 3 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर रिंग्स पाए जाते हैं, यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, किन किन पे पाए जाते हैं, तो देखिए बृहस्पति पर, यानी कि जुपिटर पर। ठीक है, इसके अलावा यूरेनस पर, और कहाँ पे, सैटर्न यानी कि शनि पर। तो 3 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर रिंग्स यानी छल्ले या वलय पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ी बात कर ली जाए ग्रहों से लेकर, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पृथ्वी और जो आपका क्या है, शुक्र, ये दोनों ग्रह क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो पृथ्वी और शुक्र ग्रह ये दोनों आपस में बराबर हैं। व्यास, घनत्व और साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही हैं। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो जो दो ऐसे ग्रह हैं, दो ऐसे ग्रह हैं कौन, एक तो शुक्र और एक आपका कौन सा हो गया, तो अरुण। तो इनका जो रोटेशन या फिर कह सकते हैं कि जो रिवोल्यूशन है, यानी कि घूर्णन और परिक्रमण, ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा होता है। इनका जो होता है चक्कर लगाने की दिशा, वो पूरब से क्या होता है, पूरब से क्या होता है, पश्चिम होता है। किधर से होता है, पूरब से पश्चिम होता है। तो अगर पूरब से पश्चिम होता है तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्र और अरुण ग्रह पर जो सूर्योदय होगा, ठीक है, सूर्योदय जो होगा, जो सूर्योदय होगा किन किन ग्रहों पर, तो शुक्र और अरुण पे। तो यहाँ पे सूर्योदय जो होगा वो पश्चिम में होगा। कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। और जो सूर्यास्त होगा, सूर्यास्त होगा वो पूरब में होगा। ठीक है, पूरब में होगा। ठीक है, तो सूर्योदय कहाँ होगा आपका, पश्चिम में, और जो सूर्यास्त होगा वो पूरब में होगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो चक्कर लगाने की जो दिशा है वो पूरब से पश्चिम है, यानी कि विपरीत दिशा है। ठीक है, विपरीत दिशा है। तो आज हमने 15 क्वेश्चन को क्या क्या कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लिए शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं 15 क्वेश्चनों को लेकर, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।